एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक नाविक था। गांव में एक नदी बहती थी जिसके दोनों तरफ गांव था। मोहन लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया करता था। उसी से उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। एक शाम वो सभी लोगों को घाट पार करवाने के बाद अपने नाव को किनारे बांधकर घर जाने वाला होता है। जैसे ही वो घर की तरफ निकलने के लिए कदम बढ़ाता है, उसे जोर जोर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे इस वक्त बच्चा कहाँ रो रहा है। मोहन चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो नदी की तरफ देखता है, नदी के किनारे एक बच्चा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा कहीं से बहकर आया हो और नाव में फंसकर रुक गया। मोहन भागकर बच्चे की तरफ जाता है और जल्दी से उसे अपने गोद में उठा लेता है। इतने मासूम बच्चे को कौन इस तरह से नदी में छोड़कर चला गया। ना जाने किसका बच्चा है, कहाँ से बहकर आया है। आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा। अगर मैं अभी यहाँ इस बच्चे को छोड़कर चला गया तो ना जाने कौन जानवर उसे उठाकर ले जाएगा। यही सब सोचकर वो बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही अपने पति के हाथ में वो बच्चा देखकर उसकी पत्नी शारदा बोली, ये बच्चा किसका है जी? कहाँ से लेकर आ गए? शारदा, ये बच्चा मुझे नदी के किनारे मिला। जब मैं नाव बांधकर घर आ रहा था तब हमारे नाव के सहारे किनारे रुक गया, वरना पानी के बहाव में ये बच्चा भी बह जाता। आज से हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। जहाँ से लेकर आए हैं वहीं रख कर आ जाओ। ना जाने किसका बच्चा है, कैसे परवरिश करेंगे? अरे आपके पास खुद 3 बच्चे हैं जिसका खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, फिर ये चौथे बच्चे को कैसे पालेंगे? देखो शारदा, हर इंसान को भेजने के साथ भगवान उसका इंतजाम भी कर देते हैं। भगवान इसके भी किस्मत की रोटी का इंतजाम कैसे भी कर देंगे। तुम जरा भी चिंता मत करो। देखो, तुम्हारी बातें अभी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं लग रही है। तुम लेकर आए हो तो तुम ही जानो, मैं इसका बोझ नहीं उठाने वाली। इतना बोलकर शारदा वहां से चली जाती है। मोहन उस बच्चे का नाम शेखर रखता है। वो अपने सभी बच्चों की तरह बचपन से ही शेखर की देखभाल खुद करता है। शारदा शेखर को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो सिर्फ अपने बेटे विनोद, प्रमोद और अपनी बेटी रीना पर ही अपना सारा प्यार लुटाती थी। शेखर की तरफ देखती तक नहीं थी। एक दिन शारदा अपने दोनों बेटे और बेटी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है। खाना देखकर उसकी बेटी बोली, वाह माँ, खाना तो बहुत अच्छा है, मन कर रहा है पूरा खा जाऊं। बिल्कुल सही बोल रही रीना, खाना तो सच में बहुत अच्छा है। माँ, मेरा पूरा पेट भर गया। मैंने अपने बच्चों के लिए ही तो बनाया है, जितना मन हो उतना खाओ। इतना बोलकर शारदा अपने सभी बच्चों को सारा खाना खिला देती है। थोड़ी देर बाद शेखर भी शारदा से खाना मांगने आता है। माँ, मुझे भी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर पहले तो देखा था तुम्हें खाते हुए, कितनी जल्दी भूख लग जाती है तुम्हें। वैसे भी थोड़ा सा ही खाना था, वो सब मिलकर खा गए। अब खाना तो शाम को ही बनेगा। वैसे रसोई में कल का बासी खाना रखा होगा। ज्यादा भूख लग रही है तो वही खा लो। अपने भाई बहनों के थाली में अच्छा खाना देखकर उसे खाने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन शारदा की बातों के कारण वो कुछ न बोल सका और अपनी आंखों में आंसू लिए किचन में चला गया और बासी खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मोहन घर आया तो अपने तीनों बच्चों का खाना और शेखर का खाना देखकर सब समझ जाता है। शारदा का ये रवैया देखकर मोहन बचपन से ही शेखर को अपने पास रखने लगा। शेखर घाट पर पहुंचकर नाव लगाने और सवारी बैठाने में अपने पिता की मदद करता था। इसी तरह दोनों मेहनत करके पैसा कमाने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सभी बच्चे बड़े हो गए थे। अब शेखर ज्यादातर काम खुद करता था। शारदा के अधिक लाड और प्यार के कारण उसके दोनों बेटे विनोद और प्रमोद दिन पर दिन बिगड़ने लगे। एक दिन मोहन और शेखर दोनों नाव पर सवारियों को बैठा रहा था। तभी गांव का एक आदमी हरिया उसके पास विनोद और प्रमोद की शिकायत लेकर आता है। अरे मोहन, तुम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे बेटे वहाँ तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो हरिया? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे दोनों बेटे विनोद और प्रमोद तुम्हारे मेहनत की कमाई को शराब दारू में उड़ा रहे हैं और नशे में धुत होकर पढ़ने आने जाने वाली गांव की लड़कियों को परेशान करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बेटे इतनी नीच हरकत नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरी बेटी अंजू ने बताया है। मैं तो सीधा तेरे बेटे को सबक सिखाने जा रहा था, लेकिन सिर्फ तेरे कारण मैंने उसे छोड़ दिया है। समझा ले अपने बेटों को
वरना सभी गांव वाले मिलकर उसका वो हाल करेंगे कि वो खुद को पहचान नहीं पाएगा। इतना बोलकर हरिया वहां से चला गया। जब काम खत्म करने के बाद शाम को मोहन घर पहुंचता है, तब सारी बात अपनी पत्नी शारदा को बताता है। वो हरिया की बेटी कैसी है मैं नहीं जानती हूँ क्या? जरूर उसने ही कुछ बोला होगा मेरे बेटे को। अरे कैसी माँ हो तुम, कितना पर्दा डालोगी अपनी बेटों की गलतियों पर। तुम उसे समझाने की बजाय उल्टा हरिया की बेटी को ही दोषी ठहरा रही हो। ये नहीं कि जवान बेटी घर में बैठी है, जल्दी से उसकी शादी करें। अरे कमाएगा नहीं तो कैसे होगी बेटी की शादी? एक मेरी कमाई से क्या क्या होगा। ठीक है जी, आने दो दोनों को, मैं समझा दूंगी। अब आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन शारदा जैसे ही अपने बेटों को समझाने जाती है, दोनों बेटे उसी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और शारदा की बात बीच से ही काटकर दोनों घर से निकल जाते हैं। इसी तरह दिन पर दिन दोनों बेटे बिगड़ते जा रहे थे, जिस कारण से रीना की शादी भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए चिंतित होकर दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। इतने से पैसों से कुछ नहीं होने वाला। एक नाव की कमाई तो घर के खर्च पूरे करने में ही चला जाता है। जिसे तुमने कभी अपना नहीं समझा, उसी की वजह से घर का खर्च चल रहा है। अब शेखर ही नाव चलाता है। मेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं है कि नाव चलाकर पैसे कमा सकूं। हमारे दोनों बेटे तो नालायक हो गए हैं। ऐसे में पैसा कहाँ से आएगा जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर सके? मुझे माफ कर दो जी, मुझे गलती का एहसास है। मैं अपनी चिंता समझती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैंने दोनों बेटों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी शेखर सारी बात सुन लेता है। अब उसे भी अपने बहन की शादी की चिंता होने लगी। वो अगले दिन मोहन से बोला, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ नाव चलाने के साथ साथ उसी नदी से मछली पकड़कर बाजार में बेचेंगे, जिससे अधिक पैसे घर में आएंगे। तो दीदी की शादी जल्दी हो जाएगी। मैं मछली पकड़ कर दूंगा, आप उसे बाजार में जाकर बस बेच देना और मैं नाव चला लिया करूंगा। ये सुनकर मोहन बहुत खुश होता है। वाह बेटा, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। जुग जुग जियो। शारदा वहीं खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वो पहली बार शेखर से जाकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं समझा, और आज जब परिवार को बेटे की जरूरत है, तब तुम हमारे साथ खड़े हो। असल मायने में तुम ही मेरे बेटे हो। पहली बार शारदा के मुंह से तारीफ सुनकर शेखर बहुत खुश हो जाता है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। जो हो गया उसे भूल जाओ। इतनी बात करने के बाद शेखर और मोहन दोनों नदी के घाट पर चले जाते हैं। शेखर मछली पकड़कर मोहन को देता है और मोहन उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसा कमा लेता है। शेखर नाव चलाकर भी पैसा कमा लेता था। इसी तरह दोनों मिलकर पैसा कमाने लगे। कुछ ही समय में दोनों अच्छा पैसा कमाने लगे। अब इतना पैसा हो गया था कि रीना की शादी आराम से हो सकती थी। इसलिए एक अच्छा लड़का देखकर मोहन रीना की शादी तय कर देता है। घर में सभी खुश थे, लेकिन शादी के दिन एक आदमी भागता हुआ मोहन के घर आता है। मोहन भाई, ओ मोहन भाई, तुम्हारे दोनों बेटों को पुलिस पकड़ कर ले गई। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। शोर सुनकर शेखर और उसकी माँ शारदा भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है पिताजी, क्या हो गया? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, तुम्हारे दोनों भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन क्यों पकड़ कर ले गई पिताजी? बेटा, दोनों जमींदार के घर में चोरी कर रहे थे। जमींदार ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये दोनों नालायक चोरी कब से करने लगे, ना जाने हमें और कितनी सजा देगा। अच्छा किया पुलिस पकड़ कर ले गई। इसी के लायक है दोनों। मैं समझूंगा मेरा बेटा मर गया। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर शारदा जोर जोर से रोने लगती है। घर में शादी है और मेरे दोनों बेटे नहीं है। कैसा लगेगा रीना को जब उसकी शादी में उसका भाई ही नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरे दोनों बेटों को हो क्या गया है। शेखर बेटा, अब तुम ही मेरी आखिरी सहारा हो। कैसे भी करके अपने भाइयों को घर ले आओ, ये मेरी विनती है तुमसे। शारदा को रोता देख शेखर बोला, आप चिंता मत करो माँ, मैं प्रमोद और विनोद को लेकर आऊंगा। बारात आने से पहले वो घर पर होगा, ये आपसे मेरा वादा है। इतना बोलकर शेखर जमींदार के पास चला गया और अपने दोनों भाई को छुड़वाने की मिन्नतें करने लगा। जमींदार साहब, आपसे एक विनती है, कृपया करके मेरी बात मान लीजिए। मैं जानता हूँ तुम अपने दोनों भाई को जेल से बाहर निकलवाने आए हो, लेकिन ये संभव नहीं है। उसे मैं जेल से बाहर नहीं निकलवाऊंगा। पूरे गांव को अपनी हरकतों से परेशान करके रखा है
और आज तो हद ही कर दी। मेरे घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। मैं जानता हूँ उसकी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप और बहन पर दया कीजिए जिसके घर में शादी है। उसी के घर का बेटा सलाखों के पीछे है। ऐसे में उसका परिवार खुश कैसे रह सकता है। आप चाहे तो मुझे उनकी जगह जेल में डाल दीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में बारात आ जाएगी, सारे मेहमान भी आ जाएंगे, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि तुम जैसे बेकसूर को जेल में डाल दो। बच्चे होने के बावजूद भी उन्होंने मुझ अनाथ को अपने घर में रखा और अपने बेटे की तरह पालन पोषण करके इतना बड़ा किया। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनके दोनों बेटों को घर लेकर आऊंगा। इसलिए मेरी विनती है कि मेरे दोनों भाई को छोड़ दीजिए। आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसका भुगतान करूंगा। ठीक है शेखर, मैं तुम्हारी बात मानकर उन दोनों को छुड़वा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना अगली बार से अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगा। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। इतना बोलकर दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। जमींदार अपनी शिकायत वापस लेता है। उसके बाद पुलिस विनोद और प्रमोद को छोड़ देती है। शेखर दोनों को घर ले आता है। अपने दोनों बेटों को देखकर शारदा और मोहन बहुत खुश होते हैं। शारदा शेखर को बहुत सारी दुआएं देती है और खुशी खुशी सभी परिवार मिलकर रीना की शादी करवाते हैं। उसके बाद शेखर, विनोद और प्रमोद सभी मिलकर मछली पालन और नाविक का काम करते हैं और जमींदार के नुकसान की भरपाई करते हैं। मोहन बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो घर पर ही रहकर आराम करने लगा और उसके सभी बेटे काम करने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।